हेलो बच्चों, अब हम 11th का सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सरफेस केमिस्ट्री बहुत लोगों को इस चैप्टर का इंतज़ार होगा, ठीक है ना। सीबीएसई में एक्चुअली ये 12th में है, लेकिन अभी स्टेट बोर्ड में 11th में है, तो अभी स्टेट बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। अभी हम लोग मीन्स महाराष्ट्र बोर्ड जो आपको सीईटी में आने वालों से आपसे हम इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। जेडब्ल्यू वालों को ये 12th में है, ठीक है। चले जाने तो हम अभी सीईटी की बात करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब इसमें एड्जॉर्प्शन पहला टर्म आपको याद रखना। एड्जॉर्प्शन मतलब मालूम होगा, जैसे भी कोई सरफेस इसमें हम पेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, बराबर कि नहीं। तो बोलेंगे द फिनोमिनन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस of the other substance is called adsorption. एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन। तो अब इसका आप कॉज याद रखना है। ये यहाँ पे कॉज ज़रा ध्यान दीजिए। कॉज यहाँ बता रहा हूँ, देखो अब ये एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये अंदर का मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इन बल्क, और ये जो है मॉलिक्यूल्स एट सरफेस। तो सरफेस क्या बोलते हो, अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वली अट्रैक्ट, तो वो बैलेंस्ड है, इक्वली अट्रैक्ट, उसके बैलेंस माना जाएगा। और जो सरफेस की जो मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस, मतलब कि अभी आपसे पूछा है कि एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू, याद रखना है, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस। अब इस पर आप कुछ भी लगाएंगे, पेंट लगाएंगे या कोई गैस एड्जॉर्ब करेंगे तो वो इजीली इस पर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब्ड हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। क्लियर हो ना। कॉज याद रखना, व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ड्यू टू अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस, क्योंकि ऊपर के अनबैलेंस रहते हैं, इस पर कोई भी एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी का इसका। क्लियर है। अब इसके अंदर तीन टर्म आपको याद रखने हैं। एक याद रखना आपको एडजॉर्बेट, पहला टर्म देख लीजिए, एडजॉर्बेट, दूसरा एडजॉर्बेंट, ये दो टर्म, और तीसरा एड्जॉर्प्शन। ये फिनोमिनन हो गया, बल्कि फिनोमिनन हो गया बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ये सरफेस फिनोमेना, बल्कि नहीं, बल्कि मतलब अंदर होता तो एब्जॉर्प्शन, बल्कि फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना, पेंट सरफेस हो, इसलिए एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना हो गया। तब ये दो टर्म क्लियर करते हैं। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेट, देखो यहाँ से यहाँ स्पेलिंग से एडजॉर, यहाँ पे बेट है, देख लीजिए, यहाँ पे बेट है और यहाँ पे क्या है, बेंट है। मतलब एडजॉर्बेट मतलब बैठने वाला सब्सटेंस जो उसमें एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एड्जॉर्बेट को, द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एड्जॉर्बेट। तो उसमें गैसेस आते हैं जनरली, जैसे हम बोलते हैं नाइट्रो, आप ले सकते हैं यहाँ पर हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब गैसेस आएंगे। गैसेस जनरली लेते हैं, एड्जॉर्बेट इसमें लेते हैं। एड्जॉर्बेंट मतलब सरफेस, ये जो सरफेस है ना उसको लेंगे एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब्स अनदर सब्सटेंस, ठीक है ना, ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एन एड्जॉर्बेंट, ठीक है ना, ऐसा बोलना है। और उसमें सिलिका जेल आ जाएगा एग्जाम्पल आके, उसके बाद कोलाइडल सब्सटेंस आएंगे, मेटल्स आ जाएंगे जैसे निकल, कॉपर, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, बराबर है कि नहीं। तो ये थोड़े से इसके टर्म्स याद रखना है, तो देख लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एड्जॉर्प्शन, तो अभी मैंने बताया आपको, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन, सरफेस के ऊपर होगा। एब्जॉर्प्शन होगा वो बल्कि फिनोमेनन, जैसे कि स्पंज को हमने पानी में डाल दिया, पानी पूरा क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो बल्क फिनोमेनन। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेनन, लेकिन इट इज अ बल्क फिनोमेनन, ठीक है ना। और एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन। अब देखना एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन द इवोल्यूशन ऑफ इट, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हो रहा है। और हीट नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इसमें हीट इवॉल्व नहीं होता और एब्जॉर्ब नहीं होता इसके अंदर। फिर देखिए, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट गैस, किस पे डिपेंड कर रहा है, एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एड्जॉर्ब गैस पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे देखा इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एड्जॉर्ब गैस। उसके देखो, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज रैपिड इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग होता है फास्ट होता है, एंड फॉल्स एज द टाइम पासेस, और फिर कम होते जाएगा जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑकर्स इन यूनिफॉर्म, एक जैसा रहेगा। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, थ्योरेटिकल है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़्यादा टर्म्स भी हार्ड नहीं है, जल्दी आ जाएगा आपको समझे, ठीक है ना। चलिए ओके, अब
फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको शॉर्ट में फिजिकल होता है फिजिजॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन शॉर्ट वर्ड। तो इनमें डिस्टिंग्विश कर लिया तो दोनों के टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिजिजॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो इट इज ड्यू टू फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा इसके अंदर? फिजिकल फोर्स अट्रैक्शन। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या होगा? फिजिकल फोर्सेस। क्या होंगे? फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और केमिजॉर्प्शन क्या होगा? इट इज ड्यू टू केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। अब देखिए, इट हैज़ लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिटवीन कितना होगा? 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसका देखो, इट हैज़ हायर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिटवीन 40 to 400 किलो जूल पर मोल है। ये वैल्यूज याद कर लेना आप अच्छे से। 20 to 40 किलो जूल पर मोल है इसका फिजिक्स ऑप्शन का, और केमिज ऑप्शन का है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। फिर इट इज़ रिलेटिवली कैसा होता है? वीक, और इट इज़ रिलेटिवली कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा ये, बराबर है। फिर देखिए, इट इज़ रिवर्सिबल, और याद रखना इट इज़ इरिवर्सिबल, उल्टे एक दूसरे के टर्म से। फिर देखो, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक होगा ये। फिर देखो, द एड्जॉर्ब्ड लेयर इज मल्टी लेयर इन थिकनेस। यहाँ पे कैसा होगा? द एड्जॉर्ब लेयर इज यूनिमोलिकुलर, यहाँ पर कैसा है? मल्टी लेयर है। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन चारकोल ले लिया हमने। क्या बोल रहे हैं? एड्जॉर्प्शन ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन चारकोल। और भी हम चाहो तो बता सकते हैं इसके अंदर एड्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, इन सोल्यूशन बाय चारकोल, ये भी ले सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, इसका जो एग्जांपल है वो है एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकिल ले सकते हैं। फिर ले सकते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन टंगस्टन, ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट में आपका पूरे टर्म्स क्लियर है, उसके लिए मैं ऐसा इसको बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो उसमें पहला ले रहा हूँ मैं फैक्टर, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट क्या है? ओनली फॉर गैसेस के लिए, इसलिए गैस लिखा है ब्रैकेट में। तो गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइड एंड एड्जॉर्ब्ड मोर रेडिली, जो गैसेस बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या होता है? ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। एंड दस गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा आर एड्जॉर्ब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंट एड्जॉर्ब होगा देन द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो गैसेस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो गैसेस जल्दी एड्जॉर्ब हो जाती है, वो याद रखना। उसके कुछ एग्जांपल है कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया बहुत बढ़िया होता है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ठीक है। ये हो गया पहला फैक्टर। अब सेकेंड, क्योंकि ये जो है ना ये जल्दी लिक्विफाइड होते नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ना विच आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये एड्जॉर्ब होने वाला है, ये सरफेस है। The substances which can provide larger surface area are good adsorbent। जितना ज़्यादा वो surface area प्रोवाइड करेगा उतना बेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्या? गुड एड्जॉर्बेंट। तो अब इसमें एग्जाम्पल जैसे सिलिका जेल याद कर लेना है, चारकोल, कोलाइडल सब्सटेंसेस, पोरस सब्सटेंसेस एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स आर गुड एड्जॉर्बेंट, ठीक है ना। तो अगर से मेटल लिया तो मेटल में क्या होगा? इससे कोई हमने इतना मेटल का सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया होगा, लेकिन उसको पाउडर करके उसके हर एक अपन एटम्स यूज़ कर रहे हैं। देखो पूरा ये पूरा मॉलिक्यूल है, जो भी एटम होगा पूरा उसका सरफेस एरिया आप यूज़ करने वाले हैं। बात समझाएगी नहीं? ऐसा रहेगा पूरा सरफेस एरिया। तो ऐसे तो बहुत सारे सरफेस एरिया। मेटल में आप यहाँ पे आप सिर्फ इतना सरफेस एरिया यूज़ कर पा रहे थे, अभी इसमें आप सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का आप सरफेस एरिया यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। जो सरफेस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। देखो, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। जब हम पेंट करते हैं या कुछ करें तो वो उस पर हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल इट इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस। इन जनरल क्या होगा? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जनरली क्या हो रहा है आपका जो एड्जॉर्प्शन है गैस का वो इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन प्रेशर।
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दो और कंडीशन दी मैंने। एट लो प्रेशर क्या हो रहा है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जो एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द गैस। और एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। तो आप कितना उसमें प्रेशर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, कितना भी आप एड्जॉर्ब करते रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, थ्योरेटिकल है। आप अगर अपने रीडिंग भी किया तो आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए नोट डाउन। ओके, आप देखते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर होता है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन है, द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन किसी के बीच में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड बाय एड्जॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। किसके बीच रिलेशन बता रही है, ऐसा एक इक्वेशन जो किसके बीच रिलेशन बता रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड बाय एड्जॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर बीच में, या फिर कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है अगर लिक्विड है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो उसमें आपके सिलेबस में है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, एक लैगम्यूर भी होता है लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म देखिए, ये फ्रेंडलिच ने प्रपोज किया है। तो फ्रेंडलिच प्रपोज एम्पेरिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ये इक्वेशन है x/m k p⁻⁴ ध्यान देना ज़रा, ये इक्वेशन आपको याद कर लेना इसकी, ये एड्जॉर्प्शन ये इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब यह x का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ मास ऑफ एड्जॉर्ब्ड x, m का मतलब होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और x/m मतलब हो जाएगा मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और p का मतलब होता है इक्विलिब्रियम प्रेशर या प्रेशर बोलो, और k एंड n आर कांस्टेंट। देख लीजिए छोटा टर्म, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंडलिच इक्वेशन। देखिए अभी हमने क्या किया, x/m को हमने प्लॉट किया किसके अगेंस्ट, प्रेशर के। तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, कर्व इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पहले आ गया, फिर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n, और उसका x/m इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाय टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। अब ये जो इक्वेशन है अपना फ्रेंड, इसके दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो x/m तो लॉग x/m हो गया, लॉग लिख सकते हैं बेस 10 यहाँ पर, एक मिनट, लॉग बेस 10 x/m इक्वल्स टू, अब ये पावर में है ना ऊपर n/1/, तो उसके सामने आएगा लॉग बेस 10 p इक्वल्स टू लॉग बेस 10 k। अब देखो ये जो दिख रहा है ये आपको y इक्वल्स टू mc(x), ये आपको ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही है आपको, वहाँ लिखा है देखो, इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर देखो log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 x/m इज प्लॉटेड अगेंस्ट log टू द बेस 10 p, स्ट्रेट लाइन। देखो log टू द बेस 10 x/m अगेंस्ट log टू द बेस 10 p, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, अभी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उसका स्लोप कितना आएगा, 1/n आएगा, और उसमें एक इंटरसेप्ट मिलेगा log टू द बेस 10 k इंटरसेप्ट होगा, बराबर वही लिखा है इसके अंदर, बन जाएगा आपको। ये आपको ध्यान देना है पूरा, ठीक है ना। तो ये इतना कर लीजिए नोट डाउन।